हाँ जी, कैसे हो सब। वैसे तो काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ही हम एग्ज़ाम्स के पास आना शुरू हो जाते हैं, या ये कह लो कि एग्ज़ाम्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं, माइंड पे ना सबसे पहला क्वेश्चन ये घूमने लग जाता है, क्या लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि मेरी रिवीजन कंप्लीट हो पाएगी। इवन कई बच्चों को तो ये लगता है कि क्या लग रहा है कि सब्जेक्ट्स में बहुत सारे एरियाज अभी पेंडिंग है, क्या वो पेंडिंग एरियाज में कवर कर पाऊंगा। रिवीजन की बात तो बाद में आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम माइंड में सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि जैसा मैंने सोचा था इस बार, क्या मैं वैसा कर पा रहा हूं। अगर वैसा नहीं कर पा रहा हूं तो जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत नीचे आना शुरू हो जाता है, और जो बचे हुए टाइम में हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पाते। मोस्टली हमें हर तरफ से यही मैसेज मिलता है, अपने फ्रेंड सर्कल से भी, कि अब टाइम बहुत कम है, अब नहीं हो सकता क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। लेकिन आज मैं आपको आपकी ही सिचुएशंस का बहुत सारी, देखो कुछ तो मैंने आज लिखी भी हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा रेगुलरिटी मेंटेन करने की। तो मैं आपको दिखा भी दूं, कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं लिख के भी लाया हूं, और मैं आपकी उन प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करके जाऊंगा। हाँ, लेकिन आज मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने जो सोचा था, जिस लेवल की प्रेपरेशन सोची थी, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दोबारा एग्जाम दे रहे हो, पहले ऑलरेडी दिए थे नहीं क्लियर हुए, क्या आपको लगता है कि जो आपने सोचा था वैसा इस बार आप कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपनी तरफ से क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या वजह लग रही है, कहां आप फंस गए हो। अगर आप वो चीज मुझे बता दो ना, तो श्योर है कल ही मैं आपके लिए उस चीज का सलूशन अपनी कल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस रहेगा। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा मुझे बताना है कि आप कहां पे फंसे फील कर रहे हो। चलिए, जो आज मैंने प्रॉब्लम्स नोट की हैं मैं उन पर वन बाय वन करके आता हूं। मुझे पता है हर बच्चा कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में फंसा होगा, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के सिर्फ 4 चीजें आज निकाली हैं। लेकिन इन 4 चीजों को स्टार्ट करने से पहले वन बाय वन करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक बात आपके माइंड में डालना चाहूंगा। देखो, अगर माइंड ये मैसेज दे रहा है कि इस बार मेरे से लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इस बार मेरे को लग रहा है कि नहीं पास हो पाऊंगा, सबसे पहली बात देखो, अगर मैं वर्ड वर्ड तो बहुत लगता है कि फेल वर्ड हमें माइंड में डिस्टर्ब करता है, लेकिन देखो फेल होता है कि एक मैं बोलूं कि यार मैं 70 80 या 100 तक मुश्किल से पहुंच पाया। एक बच्चा होगा वो 140 क्रॉस कर गया, या 148 149 के पास पहुंच गया, है ना। ये चीज मैटर करती है ना। अच्छा, अगर हम 149 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि 2 नंबर और आगे 151 आ जाएं, एक नंबर और आ गया 150 आ जाएं। तो इसलिए कभी ना ये सोचो कि अगर मैं नहीं क्लियर कर सकता तो मैं छोड़ ही देता हूं। कोशिश अपनी तरफ से पूरी जारी रखनी चाहिए। कोशिश कैसे करनी है वही चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने उठा रहा हूं, ये मैंने लिखा हुआ है कि जैसे बच्चों को नॉर्मली लगता है कि नॉट एबल टू रिवाइज, जिन बच्चों के 6 सब्जेक्ट्स हैं, मींस बोथ ग्रुप्स हैं, कि मैं 6 सब्जेक्ट्स अपने रिवाइज नहीं कर पा रहा। जिनका सिंगल ग्रुप है, मैं अपने 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज नहीं कर पा रहा। देखो, सबसे पहली बात अपने माइंड में ये लेके आओ। वैसे तो मैं सेकंड पॉइंट को ना इसके साथ ही ज्वाइन कर देता हूं कि नॉट एबल टू मैनेज फुल सिलेबस, मेरे से फुल सिलेबस नहीं मैनेज हो रहा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठे ही आपको सॉल्व करके देता हूं। देखो, हमने सोचा था कि मैं इस बार एक ग्रुप दूंगा और बहुत बहुत अच्छे से तैयारी करके दूंगा। हमने सोचा था कि मैं बहुत ग्रुप्स दूंगा और बहुत अच्छे से तैयारी करके दूंगा, जब हमारे पास हाथ में 6 महीने 1 साल का टाइम था। लेकिन जो सोचा था, अगर हम डेली बेसिस पर उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाए, तो अब वो टाइम को हम दोबारा इस वक्त पर लाकर यूज कर पाए, ये तो नहीं पॉसिबल है। अभी तो देखो यही पॉसिबल है ना कि जो हाथ में टाइम बचा है उसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर फोकस करूं। सबसे पहली बात है ना, मतलब जैसे सीधा कहते हैं कि जो टाइम निकल गया उसको भूल जाओ, अब जो है उस पर फोकस करे कि मैं क्या कर सकता हूं। अब अगर कोई बच्चा जिसके 6 सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसको लगता है कि मैं एक ग्रुप पर आऊं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एक ग्रुप पर आ जाओ, मेरी बात पूरी सुनना।
एक ग्रुप पर आऊं, फिर मैं जो भी टाइम बचा है उसमें पूरा हार्ड वर्क कर पाऊंगा। नॉर्मली कई बार लगता है कि दूसरे ग्रुप में मेरा एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, अगर मैं उसको साथ में कवर कर सकता हूं तो मेरे 4 पेपर क्लियर हो सकते हैं, 2 मेरे सब्जेक्ट्स रह गए। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि आप 4 अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, 2 मेरे से नहीं हो पाएंगे, 2 में मैं काफी वीक हूं, तो इसका मतलब अगर मैं बहुत ही वीक हूं उन 2 में, मुझे पता है, प्रैक्टिकल होके चलो, मुझे पता है कि 2 के ऊपर मैं अगर ज्यादा टाइम लगाऊंगा तो जो 4 आते हैं वो भी मेरे हाथ से जाएंगे। तो अगर उन 2 को मैं सिर्फ एग्जाम के टाइम पे जाके अगर मैं देना चाहता हूं तो पढ़ लूंगा, एग्जाम के टाइम पे जाके पढ़ लूंगा ताकि एग्जाम दे दूं पूरे, ठीक है, मेन फोकस 4 पे रखता हूं। अब वो जो 2 हैं, आप ये कर सकते हो कि उन दोनों को डेली बेसिस पर एक एक घंटा देना शुरू कर लो, ताकि एटलीस्ट आप एग्जाम डेज में जाके उनको इतना देख सको कि आप पासिंग मार्क्स अगर उनमें अचीव कर लो तो हो सकता है आपके दोनों ग्रुप्स निकल जाएं। थोड़ा सा माइंड को मैसेज देना है। जो आपको अगर लगता है कि एक ग्रुप तो ठीक है, एक सब्जेक्ट, नॉर्मली बच्चों का कई बार होता है कि मेरे 4 स्ट्रांग है, मतलब एक पूरा ग्रुप, एक सेकंड ग्रुप में से, तो इसका मतलब बाकी जो 2 आपको ज्यादा डरा रहे हैं उनको डेली बेसिस पर 1 घंटा 1.5 घंटा जो आपको ठीक लगता है देना शुरू कर दो, ताकि जो एग्जाम में छुट्टी आएगी उस पर जाके आप इतना उनको सीरियस होके ले लेना, जो भी एक आधी छुट्टी या 2 छुट्टियां आपके पास होंगी, ताकि आपकी तरफ से पूरी कोशिश रहे कि मैं क्लियर कर पाऊं। एक तो ये रास्ता हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर फुल सिलेबस नहीं मैनेज कर पा रहे, मैं उसको भी साथ में कंबाइन करने लगा हूं। और हाँ, जिन बच्चों के 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको भी ऐसी सिचुएशन है कि 2 बहुत स्ट्रांग है, एक वीक है, लेकिन फिर भी 3 सब्जेक्ट्स को मैं बोलूंगा 6 के कंपैरेटिवली मैनेज करना ईजी है। तो जो गाइडेंस मैंने आपको ऊपर 6 में दी, अगर आपको लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट वीक है तो उसको डेली बेसिस पर पकड़ लो, डेली बेसिस पर पकड़ लो, ताकि उसमें एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो ले पाओ। बाकी जो 2 स्ट्रांग है उनके ऊपर ग्रिप को और स्ट्रांग करना शुरू करो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो वीक है उसको इतना कवर कर लो ताकि पासिंग मार्क्स ले पाओ। अब अगर फुल सिलेबस नहीं मैनेज कर पा रहे, मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं कोई भी सब्जेक्ट का नाम नहीं ले रहा, ओपनली बोल रहा हूं। फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं अज्यूम कर रहा हूं उसमें 15 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मेरे को लगता है कि 6 चैप्टर्स मुझे आते हैं, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं किसी में थोड़ा सा एवरेज हूं, किसी में बहुत ही वीक हूं। कम से कम 4-5 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें मैं बहुत ही वीक हूं, मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं बना ऐसे चैप्टर्स में। उसके मान लो प्रैक्टिकल है तो क्वेश्चंस भी बहुत बड़े हैं। अब आपको लग रहा है कि अब मैं कैसे मैनेज करूं। सीधी सी बात है, अगर ये बर्डन लेके बैठे रहोगे फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड में वो चैप्टर्स फंसे रहेंगे। ऐसे तो आप टाइम वेस्ट करते जाओगे कि वो पढ़े हैं वो पढ़े हैं, क्या करूं। अगर आपको लगता है कि आप उनको ना छोड़ना चाह रहे हो, ना आपसे हो पा रहे हैं, आपकी ड्यूटी बनती है अब थोड़ा सा टाइम अपने एग्जाम ओरिएंटेड उन चैप्टर्स में से कुछ क्वेश्चंस को देखो, मेहनत करो, कुछ हार्डवर्क करो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, थोड़ी सी इधर उधर से रिसर्च करो कि उन चैप्टर्स में से रिपीटेडली कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। कोई स्कैनर की हेल्प ले लो, है ना, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा, ये पेपर में आया है। नॉर्मली तो आप स्कैनर जब पास्ट एग्जाम को उठाओगे तो आपको मिल जाएगा कि हाँ, अगर उन चैप्टर्स में से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर बार मान लो क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये देखो कि अगर हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से पॉइंट्स उसमें पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हर बार का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स तो बहुत सारे कॉमन होंगे ना, उन पॉइंट्स को निकाल के फोकस करो। तो उस चैप्टर में अगर मान लो 40 क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें से 10-12 क्वेश्चंस ऐसे निकाल के उन क्वेश्चंस पर फोकस कर लेते हो, तो अगर 12 नंबर का उनमें से पेपर आता है या 8 नंबर का आता है या उससे ज्यादा आता है, तो अगर आप उसमें से 50% मार्क्स भी अचीव कर लेते हो, तो इसका मतलब सबसे पहले तो माइंड को कितना रिलैक्सेशन मिलेगी कि मैंने वो चैप्टर किया। कहां मैं बिल्कुल ही छोड़ के बैठा था, कहां मुझे कोई समझ नहीं लग रही थी कि मैं उस चैप्टर में से कैसे करूं। अब एटलीस्ट अगर 40-50 में से 12 क्वेश्चंस किए तो आपको लगेगा मैंने वो एरिया पकड़ा है, मतलब 70-80% यही पॉइंट्स आ रहे हैं जो मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल छोड़ने, बाकी तो देखो यार, कहीं ना कहीं किस्मत का भी रोल होता है, लेकिन मैं जो डिपेंड करता ना, मुझे लगता है कि अपना हार्डवर्क करो, क्योंकि पता है कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमने देखा है कि मैं तो अगर अपना बोलूं ना, तो अगर मैं बोलूं कि किस्मत पर कुछ छोड़ दो, तो पता नहीं, कुछ बच्चों की किस्मत बहुत तेज होती है, जो करके गए वही आ गया, लेकिन कुछ की ऐसे भी होती है
कि बहुत हार्डवर्क किया लेकिन फिर भी मैनेज नहीं कर पाए, है ना। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि किस्मत है तो अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ, जो कर सकते हो वो करो। तो आई थिंक ये पहले दो पॉइंट्स का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। फिर भी माइंड में कुछ भी आ रहा हो मुझे कमेंट कर देना, कल ही आपको इसका सोल्यूशन देके जाऊंगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि नॉट एबल टू इंक्रीज आउटपुट। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि आउटपुट ही नहीं बढ़ रही, आप सिलेबस को ज्यादा डेली कवर ही नहीं कर पा रहे, आप ज्यादा टाइम वेस्ट करी जा रहे हो। देखो पहले दो पॉइंट्स भी काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी आउटपुट को कम करने में, क्योंकि माइंड उलझा रहता है कि वो पेंडिंग है वो पेंडिंग है। एक तो उस चीज को छोड़ दो, मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अब आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए, देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं और आई होप आप मेरी बात को लॉजिकली अंडरस्टैंड करोगे। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने बच्चे, मोस्टली वैसे सबको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में, है ना, एक सपोर्ट होती है, एक रेसिस्टेंस होती है ना। आपने सुना होगा सपोर्ट मतलब ये है कि यहां से मान लो कोई शेयर का प्राइस है, वो मान लो यहां से ऊपर उठना शुरू हुआ लेकिन वो इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो ये रेसिस्टेंस आ गई कि उसको ब्रेक नहीं कर पाया। सुना होगा, नहीं तो आपको बता रहा हूं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। अब इससे ऊपर नहीं जा पाया, वो नीचे आया, लेकिन सपोर्ट से नीचे भी नहीं गया, लेकिन वो यहां से फिर से ऊपर उठ गया। अब मैं आपको इसी व्यू पॉइंट को लेके एक चीज बताता हूं। मान लो यहां पे हमारे पास जो टाइम है, मैं इस सपोर्ट रेजिस्टेंस की एग्जांपल ले रहा हूं, ये टाइम है हमारा 6 आवर्स का, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया 2 आवर्स। अब मान लो आप दिन में कम से कम, आप सोचो कि इतना कम भी नहीं पढ़ते, एग्जांपल दे रहा हूं, आप दिन में कम से कम 2 घंटे तो पढ़ लेते हो, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे। लेकिन एकदम एक दिन आपने कोशिश की मैं 12 घंटे बैठूं, आपने 6 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, 12 घंटे बैठ गए। एक दिन आप 12 घंटे बैठ के, दूसरे दिन आप फिर से 2 पर आ जाओगे, जब आप 2 भी नहीं कर पाओगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ये कदम उठाना पड़ेगा कि अगर आप 6 घंटे के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो तो आप 2 से ऊपर बढ़ रहे हो, वैसे 2 तो बहुत कम है, 4 6 तो कम से कम हर बच्चे के होंगे। 2 से ऊपर बढ़ रहे हो तो 2 से कोशिश करो, क्योंकि 2 बहुत कम है, कि मैं कल एटलीस्ट 4 की कोशिश करूं, 4 से फिर 6 की कोशिश करो, 6 से फिर 7 की, 8 की कोशिश करो। एक एक कदम करके बढ़ाओ। जब आप स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेसिस्टेंस को ब्रेक करोगे तो वो चीज आपकी कामयाब होगी। अगर आप एकदम बढ़ा दोगे तो भी नहीं पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपको ये मैसेज दोगे ना कि सिर्फ 1 ही घंटा तो और पढ़ना है, आज 6 पढ़ लिया, कल 7 पढ़ूंगा, 6 से 7 माइंड को मैसेज देना बहुत ईजी है, 7 से 7:30 8 का मैसेज देना बहुत ईजी है। 7 से 12 का मैसेज दोगे तो कामयाब नहीं हो पाएगा। एक दिन 12 पे चले जाओगे, दूसरे दिन फिर से कम आ जाओगे। अगर आप धीरे धीरे करके आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा 2-4 दिन में इंक्रीज कर लोगे तो अल्टीमेटली जो आपका आउटपुट आप अचीव करनी शुरू करोगे ना, वो नेचुरली बढ़ेगी। नहीं यकीन है तो चाहे आप ट्राई करके देखो। तो इस चीज को मान के देखना, फिक्स कर लो कि आज मैंने कितने घंटे ऐड करने हैं और वो ऐड करो, और उसके बाद नेक्स्ट फिर से ऐड करो। और हाँ, नीचे सपोर्ट भी रखो कि अगर आज मैंने 2 घंटे ऐड किए, कल मैं और नहीं ऐड करना चाहता, लेकिन नीचे का लेवल भी फिक्स रखो। लेकिन अगर मैं 7 से 8 पर पहुंचा हूं और मैंने 8 से 7:30 से नीचे नहीं जाना, समझ रहे हो ना, 8 से 6 पर आ जाओ, नहीं, मैं 6 से 8 पे पहुंचा हूं, 8 से कोशिश करूं 9 पे पहुंचूं। अगर 9 पे नहीं पहुंच पाया तो एटलीस्ट जो पुराना 8 है मैं उससे नीचे नहीं आऊंगा। ये चीज को माइंड में रख के चलो, पक्का देखना आपकी आउटपुट बढ़ेगी बढ़ेगी। अब आज का लास्ट पॉइंट लेते हैं कि फॉरगेटिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। नॉर्मली बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जितना सिलेबस में कवर कर चुका हूं, आगे आगे बढ़ी जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो भूल ही जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो याद नहीं आ रहा। देखो, ये हर किसी के साथ होता है। एक तो होता है कि कुछ बच्चों ने बार बार टाइम से सारा सिलेबस किया हुआ है, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन अगर आप कर ही पहली दूसरी बार रहे हो तो ये जेन्युइन है। आपको अगर लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं तो वो जेन्युइन है, आपके माइंड में से चीजें स्किप होंगी। लेकिन अगर आप उन्हीं को बार बार दिखी जाओगे तो फिर आप आगे का सिलेबस भी नहीं कवर कर पाओगे। देखो, अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो ही गई है कि टाइम से टाइमली हमने चीजों को नहीं कवर किया, तो अब ये जो मौका है आप उसको ट्राई करना चाहते हो कि मैं छोड़ना भी नहीं, मैं एग्जाम भी पक्का दूंगा और मैं कवर भी काफी करना चाहता हूं, तो उस वक्त पर एक ही चीज होती है, अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो। आप चीजों को रिटेन करोगे, उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है।
देखो आप सोचोगे रिटेन थोड़ी कोई करता है, इतना सिंपल कैसे रिटेन होगा। एक एक बात बताता हूं, जब आप चीजों को रिपीट करते हो बार 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 बार, अगर मैं बोलूं किसी बच्चे ने 6 बार सिलेबस रिवाइज कर लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग भी है, उसको पॉइंट से रिटेन भी हो जाएंगे, ऑटोमेटिक है, ये होता है, रिटेन ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आप उससे पूछोगे ना कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो अगर बुक में 15 पॉइंट है तो एटलीस्ट आपको 12 तो वो ऐसे ही बता देगा 12 ये पॉइंट है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग भी रिटेन भी हो गया। लेकिन अब इस टाइम पर आकर रिटेनिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, अब अंडरस्टैंड ज्यादा करो। जब चीज अंडरस्टैंड हुई तो हेडिंग्स को थोड़ा सा बार बार फोकस करो, ताकि आप एटलीस्ट देखो आप पेपर कर रहे हो, ठीक है, वहां पे कोई क्वेश्चन आ गया, अब आपको अगर कोई ये हिंट दे दे कि इस क्वेश्चन में ये चीज लिखनी है, तो आपका माइंड रिकॉल कर लेगा, हाँ मैंने पढ़ी थी, उसके बारे में मुझे याद आ रहा है, मैं लिख दूंगा। एक होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यही नहीं पता लग रहा उसमें लिखना क्या है, तो अगर आप पॉइंट्स हेडिंग्स उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लोगे टाइम कम होने की वजह से, तो एटलीस्ट अगर आपको यही याद आ गया ना कि अच्छा यार इसमें ये वाले पॉइंट्स थे, तो पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन को देने के लिए आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लिख लोगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी। तो इस चीज को आप इस सोल्यूशन के साथ ठीक कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको चारों प्रॉब्लम्स आप कॉपी पर भी नोट कर लेना, दोबारा वीडियो देख लेना, लेकिन इन चारों प्रॉब्लम्स को अपने पास नोट कर लो, और इनके अलावा जो जो भी माइंड में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं 4-6 प्रॉब्लम्स करके आपकी सारी सॉल्व कर दूंगा, चिंता ना करना, मेरे पास ऑलमोस्ट आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होगा। इतना टाइम हो गया, अपने खुद भी अपनी इतनी प्रॉब्लम्स सही है, चाहे वो अपने एग्जाम जब होते थे उस वक्त की, या बच्चों को पढ़ाते वक्त भी, उसके बाद भी जिंदगी में बहुत सारी चीजें मैनेज की हैं। तो इसलिए आप जितनी प्रॉब्लम शेयर करोगे, हर प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन लेकर आऊंगा, लेकिन बात यह है कि आप हर चीज को मेरे साथ डिस्कस करना। तो चलिए आज इतना ही रखता हूं, ऑल द बेस्ट बोलूंगा। और अगर हाँ आज की वीडियो देखने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस आया है, तो याद से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मेरे साथ एक कमेंट जरूर करना कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आया है, मैं इस बार पक्का करके दिखाऊंगा, और ये मेरी प्रॉब्लम है वो जरूर मेरे साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलता हूं कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।